सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणिता प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस का पेज नंबर 113 से लेकर 116 तक में फिगर इट आउट करके करीब 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। दिया गया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, इन सभी का मीन निकालना है। एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशन, और आपने जो भी ऑब्जर्व करा होगा मीन निकाल के उसको शेयर करना है। देखो, इसको मीन निकालने के लिए, इन सब का मीन निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का अगर आपको मीन निकालना है तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो आपको पता चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए बोला जाए तो n नेचुरल नंबर के लिए सम का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं n प्लस 1 और बाई में 2। इसी प्रकार से अगर आपको 50 ऑड नंबर्स का सम निकालने के लिए बोला जाए तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n स्क्वायर। और अगर आपको nth ऑड नंबर निकालने के लिए बोला जाए, क्योंकि 50th ऑड नंबर आपको निकालना ही पड़ेगा, इस वजह से अगर आपको nth ऑड नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो nth ऑड नंबर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n-1। मतलब कोई भी अगर ऑड नंबर निकालने के लिए बोला जाए, जैसे 50th ऑड नंबर निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n-1 का। और फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 4, अगर आपको इसका आप सम निकालने के लिए बोला जाए तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2। फर्स्ट टर्म यहाँ पर होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम a मान लिए और प्लस में लास्ट टर्म। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको मीन निकालने के लिए याद रखना होगा। क्योंकि सम निकालना है, मीन के लिए हमें सम निकालना ही पड़ेगा और सम निकालने के लिए फॉर्मूला हमें याद रखना ही होगा। अब चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन 1 में द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स बोला गया था। तो पहले अगर हम 50 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो कौन कौन सा होता है, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ये कौन कौन सा होता है? नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5, और जहाँ तक हम काउंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 50 तक लेने के लिए बोला गया था तो 50 तक हम लेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला था कि इसका सम निकालना है, और सम के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ करा था, सम के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे n+1/2, जिससे कि 50 नेचुरल नंबर का यहाँ पर सम निकल जाएगा। तो n मतलब टोटल 50 यहाँ पर है, टोटल 50 टर्म्स है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 50 होगा और यहाँ पर भी 50 + 1 और नीचे में 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 50, यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई का साइन होगा, इसको जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 रहने देंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसको काट लें तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब 25 को अगर हम 51 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को 51 से, तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 5 5 जा 25 का 5 बच गया 2, 5 2 जा 10, 11 12। ये हो गया 5 5 2 7 2 1, तो 1275 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 50 नेचुरल नंबर का जो सम है वो निकाल लिया है। इसीलिए मैंने कहा था कि सम आपको निकालना पड़ेगा, सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना ही होगा ये वाला। इसके बाद अगर हम इसका मीन निकालें, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का फॉर्मूला होता है। जो सम हमने निकाला है ये निकालना है 1275, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? टोटल 50 नेचुरल नंबर्स का निकालने के लिए बोला था, यानी 50 होगा।
अगर अब हम इसको काटेंगे ना तो ये इसका आंसर जो निकलेगा ये 25.5 निकलेगा। डिवाइड करके देख लो, इसको अगर डिवाइड करोगे 50 से या 5 से डिवाइड कर लेना, फिर एक डिजिट के पहले पॉइंट कर लेना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और एक डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे। तो ये 25.5 इसका फर्स्ट वाला का आंसर मेरा निकल गया। अब ज़रा सोचो कि अगर हमें ये फॉर्मूला ही याद नहीं हो तो फिर ये मीन निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए भी एक तरीका है, एक तरीका इसके लिए भी है जो कि मैं आपको बाद में कभी सिखा दूंगा। फिलहाल अभी आपको कॉपी में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर आप बिना फॉर्मूला वाला यूज़ करते हो तो वो एक ट्रिक हो जाएगा, जो कि उसमें हो सकता है कि आपके नंबर काट लिए जाए। तो वैसा आपको नहीं बनाना है ट्रिक का यूज़ करके, यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बनाना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का हमें निकालने के लिए बोला गया था मीन। फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का हमें मीन निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं। फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट 50 ऑड नंबर। देखो, ऑड नंबर का शुरुआत होता है 1 से, इसके बाद होता है 3। ऑड नंबर समझ में आ रहा है ना, जो 2 का टेबल में नहीं आता है। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? 50 तक। तो सबसे पहले आपको इसमें इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया है, जो nth और ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको 50 ऑड नंबर का सम निकालना है तो हम यहाँ पर n का वैल्यू 50 ले लेंगे, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ 50 ऑड नंबर्स। अगर हम 50 ऑड नंबर का सम निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा, जो n ऑड नंबर का सम निकालते हैं तो n स्क्वायर। अगर 50 ऑड नंबर का सम निकालेंगे तो 50 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर 50th ऑड नंबर निकालने के लिए बोला जाता है 50th ऑड नंबर कौन सा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2n-1, जो कि फिलहाल अभी यहाँ पर यूज हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, 00। 50 का स्क्वायर करेंगे 50 इंटू 50, तो 2500 आ जाएगा। अब हमें इसका मीन निकालने के लिए बोला गया था, तो इसका अगर हम मीन निकालें, तो मीन का फॉर्मूला तो वही लिखेंगे जो यहाँ पर मैंने लिखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको यहाँ पर लिख लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। इसका जो सम आया है ये 2500 आया है, और नीचे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 50। टोटल 50 ऑब्जर्वेशन थे। ये यहाँ पर 0 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये 50 निकल गया। समझ में आ रहा है? किसी तरह कोई दिक्कत? आई होप यहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ समझ में आ रही हो। चलो आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अब यहाँ पर बोला गया था द फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 4 का फर्स्ट 50 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 50 मल्टीपल्स कौन सा होगा, पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है? इसे 4 आता है, 8 आता है, 4 3 जा 12 आता है, और इस तरह से कहाँ तक हम जाएंगे? 50 तक जाएंगे। तो जो 50th नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 200। सबसे लास्ट वाला जो टर्म होगा 200 होगा, ठीक है ना। तो अब हमें इसका सम निकालना है, इसका सम निकालेंगे। इन सभी का अगर हम सम निकालें, सम ऑफ 50 मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, तो कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करा हुआ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2। यहाँ पे लिख लेते हैं n सम ऑफ 50 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो करेंगे n/2। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आया? तो यहाँ पर 50 था, तो यहाँ पर सॉरी, ये मैं यहाँ पर n कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर सम ऑफ 50 कर दे रहे हैं। एक मिनट, सम ऑफ 50, इसको लिख लेना पूरा, 50 मल्टीपल्स ऑफ 4 यहाँ पर लिख लेना, ओके। तो यहाँ पर 50 अप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर n को लेकर मैंने करा हुआ था।
n मल्टीपल्स ऑफ 4 के लिए फॉर्मूला यूज़ करे हैं। अब यहाँ पर 50 मल्टीपल्स बोला गया है तो हम n की जगह पे 50 पुट कर दिए, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये मेरा यहाँ पर 4 है और जो मेरा लास्ट टर्म है ये मेरा यहाँ पर 200 है। यहाँ पर 50/2 मल्टीप्लाई, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 204। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 होगा और एक 0 लग जाएगा। समझ में आया? 5 2 जा 10 का 0 बच गया 1। ठीक है, मल्टीप्लाई सही होगा। अब आगे हम इसका मीन निकालेंगे। मीन, तो मीन का फॉर्मूला वही लिख लेना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका जो सम है, सम जो है हमने निकाला है 5100 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है 50। अब इसको अगर हम काट ले तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर मेरा निकल गया 102। तो ये इसका आंसर निकलेगा। तो बस कुछ इस तरह से हम इसका जो मीन है वो निकालेंगे। आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का जो मीन निकलेगा वो 1275 निकलेगा। फिर इसी प्रकार से हमने फर्स्ट 50 और नंबर का जो मीन निकाला है वो 50 निकाला है और यहाँ पे थर्ड वाला में जो हमने फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 4 का जो मीन निकाला है वो ये 102 निकाला है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। एक और भी तरीका है जो कि बहुत ही इजी है। इसमें हमें करना क्या होगा, लेकिन वो एक ट्रिक है, वो आपको वैसा यूज़ नहीं करना होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि डायरेक्ट जैसे इसका मीन निकालना है तो इसका फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को दोनों को जोड़ दो। इसको जोड़ेंगे, 50 + 1 कितना आ जाएगा 51 और बाई 2 हमेशा करना। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 25.5 आएगा। तो यही जो आंसर है देखना यहाँ पर आया हुआ होगा, आया था ना। सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर हमें फर्स्ट 50 ऑड नंबर का सम निकालने के लिए बोला गया था तो पहला नंबर हमारे पास तो यहाँ हम जान रहे हैं कि 1 है और लास्ट नंबर को ऐड करना है। तो जो लास्ट नंबर आएगा तो हमें निकालना पड़ेगा कि 50th ऑड नंबर कौन सा होगा। तो वहाँ पर फिर फॉर्मूला आपको यूज़ करना ही पड़ेगा जो कि होगा 2n-1। n के जगह 50 पुट करेंगे, 50 × 2 100, 100 - 1 99, तो 99 और बाई में 2 कर देंगे तो 100/2 काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी देखो मीन बराबर 50 होगा। तो ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, ठीक है, निकालने का, मीन निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन हमें स्कूल में शॉर्ट ट्रिक तो यूज़ नहीं करना है, हमें तो प्रोसेस वाइज चलनी है, स्टेप वाइज चलना है, तभी तो नंबर मिलेगा। मीन का फॉर्मूला लिख कर बनाना है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए भी हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर 4 है और लास्ट में 204 है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। 200 + 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 204 और इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पर भी आ जाएगा 102। देखो कितना इजीली हम जो मीन है वो निकाल सकते हैं सिर्फ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को और 2 से डिवाइड करके। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बस निकल गया है, मीन निकल जाता है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था कि शेयर योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको शेयर करो। तो देखो हर एक केस में हमने देखा जब हमने इसका मीन निकाला था तो निकला था ये 25.5, मतलब कि 50 नेचुरल नंबर का ये जो सबसे मिडिल में जो आएगा वो यहाँ पर मीन निकला था। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हमने फर्स्ट 50 ऑड नंबर का मीन निकाला था तो यहाँ पर भी ये जो आंसर 50 आया था, तो 50 ऑड नंबर के बीच वाला जो नंबर आता है ना वो 50 आता है, वही यहाँ पर भी निकला था। सेम इसी प्रकार से अगर हम 50 मल्टीपल्स 4 का लिए और इसका मीन निकाल रहे थे तो इसका आंसर आया था 102 और ये भी जो 102 आएगा वो इनके बीच में आएगा। मतलब फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 4 करेंगे ना तो उसके बीच में जो नंबर आएगा वो 102 आएगा। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर आपको आंसर में एक लाइन और इस तरह से लिख लेना है कि वी ऑब्जर्व दैट, यहाँ पर आपको बस एक लाइन और लिखना है, वी ऑब्जर्व, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया, वी ऑब्जर्व दैट द मीन lies exactly
एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द डेटा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको बस लिख देना है। चलो अब आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दिया गया है कि द डॉट प्लॉट बिलो शोज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स एवरेज। यहाँ पर आपको ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ये डेटा के कलेक्शन को और एवरेज को शो कर रहा है। ये सब जो डॉट है ये कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है, इन डेटा के एवरेज और कलेक्शन को शो कर रहा है। बट वन डॉट इज मिसिंग, लेकिन इसमें से कहीं पर भी जो एक डॉट है ना वो मिसिंग है। तो मार्क द मिसिंग वैल्यू, तो वहाँ पर जो भी मिसिंग वैल्यू यानी जो मिसिंग डॉट है उसको मार्क करो, किस जगह पे ये वो मिसिंग डॉट आएगा, जिससे कि जो मीन है वो 9 हो जाए। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ 8 के बाद 9 होगा, मतलब ये मीन है 9। तो हमें वो जो मिसिंग डॉट है वो पता करना है। अब उसको पता करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस लाइन के इधर में कितना यूनिट आ रहा है पहले वो पता कर लो। जैसे पहले अगर हम इस डॉट का यूनिट का बात करें, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS साइड में पहले अगर हम यूनिट पता कर ले LHS साइड में, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पहले 5 हुआ तो 5 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे और दूसरा वाला डॉट से अब हम गिनेंगे। दूसरा वाला डॉट यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर इसके बाद और भी यहाँ पर डॉट है, ये दोनों भी है तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 + 1, यहाँ पर भी 1 + 1 कर देंगे। तो ये टोटल कितना आ गया, 5 2 7 8 और 1 9, तो यहाँ पर 9 आया। इसी प्रकार से अगर अब हम RHS निकाल ले तो RHS में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही डॉट है और यहाँ पर ये 1 2 यूनिट के पास है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों में से इक्वल देखें तो क्या ये दोनों इक्वल है LHS और RHS? LHS और RHS इक्वल नहीं है। ये इक्वल तभी होगा जब इसमें 7 और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तभी तो ये इक्वल होगा। ये 7 ऐड करेंगे तभी ये 9 के बराबर होगा, 2 + 7 9। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो अब एक डॉट आएगा वो यहाँ से 7 काउंट करने के बाद आएगा। तो यहाँ से अगर हम 7 यूनिट काउंट कर ले तो यहाँ से हम 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 16 के पास आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आएगा। समझ में आया ना? तो ये वाला डॉट यहाँ पर आएगा 16 के पास। समझ में आ गया? तो बस यही वाला डॉट जो था ना वो आपको मार्क करना था, जो कि यहाँ पर हम मार्क कर चुके हैं। दैट्स इट। और इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर लिखना होगा कॉपी में तो ये वाला आप लिख कर यहाँ पर दिखा सकते हो। चलो नेक्स्ट यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। दिया गया है सुधाकर द क्लास टीचर, सुधाकर जो कि क्लास टीचर है, आस्क श्रेयस टू मेजर द हाइट्स ऑफ ऑल 24 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। तो उसके क्लास में टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो सुधाकर जो कि क्लास टीचर है वो श्रेयस से कहता है कि जितने भी ये 24 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास के, उनके हाइट को मेजर करके लाओ एंड कैलकुलेट द एवरेज हाइट, और जो भी एवरेज हाइट आ रहा है उसको कैलकुलेट करो। तो श्रेयस इन्फॉर्म्स द टीचर दैट द एवरेज हाइट इज 150.2 सेंटीमीटर। तो जो श्रेयस है उनका एवरेज हाइट निकालता है और टीचर को इन्फॉर्म करता है कि जो एवरेज हाइट आया वो 150.2 सेंटीमीटर आया। तो सुधाकर डिस्कवर्स दैट द स्टूडेंट्स वेयर वियरिंग यूनिफॉर्म शूज। तो सुधाकर जो कि क्लास टीचर था उसने ये पाया कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यूनिफॉर्म शूज भी पहना हुआ था। व्हेन द मेजरमेंट्स वेयर टेकन, जब मेजरमेंट किया जा रहा था उनके हाइट का, तो जो शूज था उसको भी ऐड कर दिया गया हाइट में। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुड द टीचर गेट ऑल द हाइट्स मेजर्ड अगेन। क्या टीचर को दोबारा से उसकी हाइट मेजर करनी चाहिए विदाउट द शूज टू फाइंड द करेक्ट एवरेज हाइट? क्या बिना शूज के साथ टीचर को दोबारा से हाइट मेजर करना चाहिए? क्योंकि
शूज़ पहना हुआ था और शूज़ भी अब वहाँ पर काउंट हो गया है, शूज़ को भी ऐड कर लिया गया है। शूज़ का जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ये भी अब वहाँ पर ऐड हो गया है। शूज़ तो नहीं लेना था हाइट में। तो क्या वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या टीचर को, पहला क्वेश्चन में, क्या टीचर को दोबारा से हाइट मेजर करना चाहिए बिना शूज़ के साथ, शूज़ खुलवा दे और उसके बाद फिर हाइट मेजर करना चाहिए ताकि करेक्ट एवरेज हाइट निकाला जा सके, और देयर इज़ अ सिंपलर वे, या फिर कोई दूसरा एक आसान तरीका है। तो नहीं, टीचर को दोबारा से हाइट मेजर करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, आगे मैं बता रहा हूँ। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि नो, नो द टीचर should not measure again, टीचर को दोबारा से मेजर करनी उसे नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यहाँ पर पूछा जा रहा था कि क्या कोई सिंपलर वे है, तो यस देयर इज ए सिंपलर वे, देयर इज अ सिंपलर वे एक है। कैसे, देखो, जो एवरेज हाइट है, यहाँ पर जो एवरेज हाइट निकाला गया था, एवरेज हाइट जो निकाला गया था, ये निकाला गया था 150.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने हैं, 24 हैं। अब अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हर एक का शूज़ 1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, अगर हर एक का शूज़ 1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है तो 24 स्टूडेंट्स का शूज़ कितना बढ़ जाएगा, 24 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो अगर अब हम इसका मीन निकाल लें, इसका अगर हम एवरेज हाइट निकाल लें, एवरेज हाइट ऑफ द शूज़, ये एवरेज हाइट निकल गया स्टूडेंट्स का, एवरेज हाइट निकला हुआ है ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है, ठीक है ना। अगर हम एवरेज हाइट मीन का निकाल ले, एवरेज हाइट ऑफ शूज़, अगर हम शूज़ का एवरेज हाइट निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, 24। एवरेज हाइट के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी स्टूडेंट्स है उनके शूज़ का जो लेंथ था 1 सेंटीमीटर करके था, तो 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 ही हो जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे ये भी 24 थे। तो अगर हम इसको काट दे तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये शूज़ का एवरेज हाइट निकल गया। ये यहाँ पर एवरेज हाइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दिया था, शूज़ मिलाकर, इंक्लूडिंग शूज़, यहाँ पर लिख सकते हो इंक्लूडिंग शूज़, इसमें शूज़ शामिल है, ठीक है ना। तो अब जो हमें यहाँ पर बोला जा रहा था, एक तो हमें ये जो फर्स्ट का आंसर है ये यहाँ पर हमें मिल चुका है, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर मिल चुका है। सेकेंड क्वेश्चन को जब हम आंसर बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है ना। एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग शूज़ बराबर इतना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना था। तो एवरेज हाइट शूज़ का अगर हम निकाल ले तो शूज़ का जो एवरेज हाइट निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 थे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि शूज़ का लेंथ 1 सेंटीमीटर था, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 था, 24 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये कटेगा। तो एवरेज हाइट जो शूज़ का निकलेगा, एवरेज हाइट जो शूज़ का निकलेगा वो निकलेगा 1 सेंटीमीटर। अब हमें जो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था कि व्हाट इज द करेक्ट एवरेज हाइट ऑफ द क्लास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट एवरेज हाइट ऑफ द क्लास, करेक्ट एवरेज हाइट ऑफ क्लास इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ पर जो ये एवरेज हाइट जिसमें शूज़ भी शामिल था इसको लिखेंगे 150.2 और माइनस कर देंगे ये जो शूज़ का जो हाइट है वो हमें तो नहीं निकालना है, शूज़ का हाइट थोड़ी लेना है हमें करेक्ट एवरेज हाइट लेने के लिए, तो इसको बस हम यहाँ पर घटा देंगे 1 को। तो यहाँ पर जब इसको हम घटाएंगे तो ये इसका आंसर आएगा घटाने के बाद 149.2 सेंटीमीटर। घटाने नहीं आता है जिन बच्चों को तो यहाँ पर देख लो कैसे घटाते हैं, हम 1.0 इसको कर सकते हैं, इसको घटाएंगे
तो यहाँ पर 149.2 आएगा। तो दैट्स इट, इसका आंसर जो है यही होगा, सेकेंड का आंसर होगा 149.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर दिया हुआ है 149.2 सेंटीमीटर, तो ये आंसर होगा। चलो अब आगे यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दिया गया है कि द 3 डॉट प्लॉट्स बिलो शो द लेंथ्स इन मिनट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट एल्बम्स। यहाँ पर 3 एल्बम्स हैं, ए बी और सी। और जैसे कि पता होगा कि हर एक एल्बम में बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। जैसे एल्बम ए में यहाँ टोटल 7 सॉन्ग्स को डॉट डॉट में दिखाया गया है, और ये सॉन्ग्स की लेंथ है, जैसे कि 2 सॉन्ग्स की लेंथ 5 मिनट है, इसी प्रकार से बाकी सॉन्ग्स की यहाँ पर लेंथ दिखाई गई है। एंड यही चीज़ यहाँ पर एल्बम बी में भी है, कुछ सॉन्ग्स की लेंथ यहाँ पर देखो दिखाई जा रही है। और यहाँ पर टोटल देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 8 डॉट्स है, मतलब कि एल्बम बी में 8 सॉन्ग्स है। यहाँ पर एल्बम ए में यहाँ टोटल 7 सॉन्ग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 डॉट्स है। यहाँ पर टोटल 8 डॉट्स है, यानी कि यहाँ पर 8 सॉन्ग्स हैं एल्बम बी में। और एल्बम सी में भी यहाँ करीब 8 डॉट्स है, यानी कि यहाँ पर भी 8 सॉन्ग हैं। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ दिस हैज़ अ मीन ऑफ 5.57 मिनट्स। तो इनमें से इन तीनों एल्बम में से किसका मीन 5.57 मिनट होगा? इनमें से किसका मीन 5.57 मिनट होगा? एक्सप्लेन हाउ यू अराइव्ड एट द आंसर। आप आंसर तक कैसे पहुँचे, इसको एक्सप्लेन करो। अब देखो, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। पहला जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, हो सकता है वो अब आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। पहला तरीका क्या होगा, तो यहाँ पर इन तीनों का हम अलग अलग प्रकार से मीन निकाल के भी बना सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये 5-5 मिनट करके 2 है, तो 5 + 5, फिर 5 पॉइंट समथिंग में ये आया हुआ है, फिर ये 5.5 है, फिर 6 है, 6.7 है। तो इस तरह से इन सब को ऐड कर देना है, और इसमें टोटल 7 सॉन्ग्स है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीन का फॉर्मूला वही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी इन सभी को ऐड कर देंगे, इनके लेंथ्स को, और हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 7 सॉन्ग्स है, तो वो मीन निकल जाएगा। और चेक करेंगे कि उसका मीन 5.57 आ रहा है या नहीं। एक तो ये तरीका हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, जैसे 0.5 है, 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर दिया हुआ है, फिर ये 1.5 में यहाँ पर 2 सॉन्ग्स हैं, तो इसको भी इसी प्रकार से हम यहाँ पर टोटल 8 सॉन्ग्स दिए गए हैं, तो इन 8 सॉन्ग्स का जितना जितना मिनट है उनको ऐड कर लेंगे और बाई में 8 कर देंगे, तो वहाँ से भी मेरा मीन निकल जाएगा और यहाँ से भी मीन निकालेंगे। अब चेक कर लेंगे किसका मीन 5.57 आ रहा है। एक ये तरीका हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रिकी टाइप में लग सकता है, थोड़ा दिक्कत आपको इसमें बनाने में होगी ही होगी। दूसरा तरीका है, इसमें हम LHS और RHS का कंपैरिजन करके भी हम बना सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को समझाया था। आपको याद होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जो मीन होता है उसके लेफ्ट में कितना टोटल यहाँ पर डॉट्स का डिस्टेंस है, उसको काउंट कर लो LHS में और RHS में। अगर दोनों का इक्वल हो जाता है तो हम समझ लेते हैं वो वही जो मीन होता है, वही मीन होता है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों में देखें, पहले बी और सी में, तो 5.57 ये क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, बट 5.57 किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम मीन ड्रॉ करते हैं, लगभग इधर आएगा, चलो ठीक है यहाँ पर आएगा। अगर हम इधर ड्रॉ करते हैं तो ये जितने भी डॉट्स हैं ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में हैं, राइट साइड में कोई डॉट्स आ ही नहीं रहा है। देयर इज नो डॉट्स ऑन द राइट हैंड साइड RHS। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये तो भाई मीन इसका 5.57 नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार से अगर हम सी में देख ले तो यहाँ पर 5.57 इधर आएगा। अच्छा, ये जो मीन तीनों का मीन दिया हुआ है 5.57, कौन सा है वो हमें पता करना है। 5.57 इधर आएगा यहाँ पर लगभग। अब यहाँ पर भी जो ये डॉट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे LHS में है, RHS में एक भी नहीं है। अब भाई LHS साइड का जो लेंथ होना चाहिए और RHS का जो होना चाहिए वो तो इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि सारे डॉट्स एक ही साइड में दे दिए गए हैं। तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि
एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है कि जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एल्बम ए। एल्बम ए का जो मीन होगा कहीं ना कहीं ये 5.57 ही निकलेगा। अब चाहो तो आप इसका मीन निकाल के भी देख लेना, एक तरीका वो हो जाएगा जिसमें 5 को 2 बार लेना, 2 बार ऐड करना, प्लस 5 पॉइंट ये समथिंग दिया हुआ है 5 पॉइंट आई थिंक ये और 2 या फिर 2.3, थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। अगर एग्जैक्टली दिया हुआ रहता है तो मैं यहाँ पर मीन निकाल के भी दिखा देता, बट ये एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है तो ये आपको दिक्कत करेगा। बट अगर आप मीन को अगर यहाँ पर 5.57 में जो मीन दिया हुआ है इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे लाइनिंग कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर ऐसे लाइन कर दें, लगभग 5.57 इसके पास ही आएगा यहाँ पर, तो ये मेरा मीन दिया हुआ है। अब अगर इधर आप LHS साइड में जितने भी यहाँ पर लेंस होंगे इसको काउंट करोगे और इधर काउंट करोगे ना, तो इनका लेंस यहाँ पर इक्वल आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि LHS बराबर होगा RHS का। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन करो कि हम इस आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं, तो इस आंसर तक हम पहुंच रहे हैं LHS और RHS को कंपेयर करके। मीन निकाल के पहुंच पाना बहुत लेंदी होगा और बहुत डिफिकल्ट भी होगा, तो यहाँ पर हम इस आंसर तक पहुंच रहे हैं बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस एल्बम बी एंड सी, एल्बम बी और सी में LHS और RHS ये इक्वल नहीं हो रहे थे। इन एल्बम बी एंड सी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो राइट आंसर इज या फिर करेक्ट आंसर इज एल्बम ए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्बम ए में बिकॉज यहाँ पर लिख लेना, बिकॉज इन एल्बम ए LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि एल्बम ए में LHS और RHS इक्वल हो जा रहा था। सिंपल सी बात है। देखो इसको हम बना के अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखना है। ठीक है, आप अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हो, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। आप इसको चाहो तो बहुत बड़ा भी कर सकते हो, बहुत छोटा भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन अगर आता भी है, ऐसे परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर आ भी जाता है तो मल्टीपल चॉइस में आएगा, बस हमें टिक करना है। और अगर एक्सप्लेन भी करने के लिए आएगा तो अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दिया गया है फाइंड द मीडियन, हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करने के लिए बोला गया है, जिसके लिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। अब देखो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ रहता है उसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अगर हम इस डेटा को देखें तो ये ऑलरेडी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया गया है। अगर नहीं रहता तो हम पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनते हैं कि इसमें टोटल कितने ऑब्जर्वेशन यानी कितने नंबर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर काउंट कर ले तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो आ रहा है 16, जो कि ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना मीडियन निकालने का। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा जो निकला वो 16 निकला, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 16। तो अगर ये इवन नंबर में आए, जो कि ये इवन नंबर में है, तो इसके लिए देयरफॉर मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म, और बाई में यहाँ पर हम 2 करते हैं। अब ये n क्या है, तो ये वाला 16, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 16/2 TH टर्म प्लस 16/2 + 1, और यहाँ पर लिख देंगे TH
टर्म और यहाँ पर बाई में पूरा 2। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, ये भी 8 बार में कट जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं 8th टर्म प्लस 8 और 1 ये हो गया यहाँ पर 9th टर्म और बाई में 2। अच्छा 8th और 9th टर्म कौन कौन सा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर डेटा दिया गया था, तो यहाँ से अगर आप गिनो तो ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ऐसे करके चलता है। तो हमें यहाँ पर 8वां और 9वां टर्म लेना था। तो अभी जो मेरा यहाँ पर 8वां टर्म आ रहा है वो 41 आ रहा है और 9वां टर्म भी 41 आ रहा है। तो यहाँ पर 8th और जो 9th टर्म आया ये 41 प्लस 9th टर्म भी 41 और बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 82 आएगा और बाई 2 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी कि मेरा जो मीडियन निकल कर आ गया वो 41 आया। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मेरा मीडियन आया ये 41 आ गया। ठीक है, समझ में आया? मीडियन यहाँ पर 41 निकल गया। बट यहाँ पर आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, अगर इसको आप ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर ये, अब ये देखो यहाँ पर ये पहले मीडियन निकालने बोला था, निकाल चुके। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिया गया है कि इफ वी इंक्लूड वन वैल्यू टू द डेटा, अगर हम इस डेटा में कहीं पर भी कोई सा भी एक वैल्यू ऐड कर दे, इंक्लूड कर दे तो शामिल कर दे, तो विदाउट अफेक्टिंग द मीडियन, मीडियन बिना अफेक्ट हुए, जो मेरा मीडियन निकला था 41 निकला था, तो उस पर बिना कोई अफेक्ट पड़े, व्हाट कुड दैट वैल्यू बी, वो वैल्यू क्या हो सकता है जिसको हम ऐड करेंगे लेकिन मीडियन मेरा 41 ही रहेगा। वो कौन सा वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं या शामिल कर सकते हैं? ऐड नहीं करना है, शामिल करना है। ठीक है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। कौन से वैल्यू को हम इसमें शामिल करेंगे, यानी कौन से नंबर को हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं जिसके वजह से जो मेरा मीडियन है इस पर किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी जो मीडियन है ये मेरा 41 ही रहना चाहिए। तो वैल्यू क्या हो सकता है? जैसे कि हम अगर सपोज कर लेते हैं कि इसमें अगर हम कोई सा भी एक वैल्यू लेते हैं जो कि 41 से, चाहे वो कम हो या 41 से बड़ा हो, लाइक अगर हम मान के चलो हम इसमें 38 हम ऐड कर दिए, शामिल कर दिए 38, कहीं पर भी 38, तो 34 के बाद 38 आता है यहाँ पर। तो ये जो 38 आता वो मेरा 7वां नंबर पर आता, ये हो जाता 8वां, ये हो जाता है 9वां, ये हो जाता है 10वां, तो एक आगे बढ़ जाता है। सिंपल सा बात यही है। तो यहाँ पर अभी हम जो मीडियन निकाले थे, ये हम निकाले थे कितने ऑब्जर्वेशन के लिए? ये हम निकाले थे 16 ऑब्जर्वेशन के लिए। बट जब अगर हम इसमें एक और वैल्यू शामिल कर दे तो वो 16 नहीं 17 हो जाएगा, है ना, 17 हो जाएगा। तो अब वो जो होगा 17 जो होगा ये एक ऑड नंबर होता है। 17 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर इंक्लूडिंग वन वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17, जो कि ये ऑड नंबर होता है। और अगर ऑड नंबर हो तो इसका जो मीडियन का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है n+1/2 TH टर्म। अब यहाँ पर n क्या है? ये 17, यानी कि 17 + 1/2 TH टर्म आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18/2 TH टर्म। काटेंगे तो आएगा 9th टर्म, ये आएगा 9th टर्म। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 9th टर्म को, कि ये यहाँ पर अब हमें देखना है 9th टर्म। बट ध्यान में रखना कि हम जो वैल्यू है हमें 9th टर्म देखना है इधर से, बट हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू है वो हम छोटा लेंगे, बड़ा लेंगे, या कोई भी ले सकते हैं। वही यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वो वैल्यू हम कौन सा ले सकते हैं। तो सपोज कि हमने छोटा लेके देखा था, तो छोटा अगर हम मान के चलो 38 लिए तो 34 के बाद वो नंबर आता। अब वो जो 34 के बाद वो जो नंबर आता वो तो 7th ऑब्जर्वेशन होता है इसके बाद का।
7वां होता, ये 8वां होता, ये 9वां होता, तो 9वां में देखो यहाँ 41 आ जा रहा है, तो 9th में 41 आ जा रहा है। मीडियन में क्या कोई चेंज हुआ? मीडियन मेरा 41 निकला था, मीडियन में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब कि हम यहां से पता चल रहा है कि हम छोटा नंबर तो ले सकते हैं, 41 से छोटा नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी ले लो। अगर आप हम मान के चलो 1 ले लिए 1, तो यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो ये 1 पहला नंबर पे आ जाएगा, 8 दूसरा, इसी तरह से ये एक बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा 7वां, ये हो जाएगा 8वां, ये हो जाएगा 9वां। और हम यहाँ पर 9th टर्म ही निकाले हैं, तो 9th टर्म में फिर से 8 जो है ये 9th टर्म में आ जाता, तो ये ऑब्वियस सी बात है 41 ही निकलता। यहाँ पर मीडियन मेरा कोई भी चेंज नहीं होता, तो ये 41 से कम वाला का है। 41 से अगर ज़्यादा लेके देखते हैं तो क्या वैल्यू चेंज हो रहा है, क्या मीडियन चेंज हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 41 से ज़्यादा लाइक 42 ले लिए, 42 ले लिए, तो अगर हम यहाँ पे 42 ले लेते हैं 41 के बाद, तो इधर वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है ये तो सेम रहता, 41 तक ऐसे चलता, और यहाँ पर 42 आ जाता, तो जो मेरा 9th नंबर पर आता वो तो मेरा 41 ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमको 9th टर्म ही देखना है, 9th टर्म ही देखना है, तो 9th टर्म में ऐसे चलते तो 41 ही आता। तो चाहे हम 41 से छोटा वैल्यू ले रहे हो, चाहे हम 41 से बड़ा वैल्यू ले रहे हो, यानी कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो मीडियन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में कि वी टेक एनी वैल्यू, वी टेक एनी वैल्यू, कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, आइदर लेस देन 41, चाहे वो 41 से छोटा हो, और ग्रेटर देन 41, या तो 41 से बड़ा हो, हम कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। मीडियन स्टिल रिमेन 41, मीडियन अभी भी 41 ही रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इसका क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में है, तो ये देखा जाए 4 पार्ट में, शुरू में तो मीडियन भी निकालने बोला था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी अब हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है कि इफ वी इंक्लूड 2 वैल्यूज टू द डेटा। देखो ऊपर में हमने एक वैल्यू को ऐड करा था, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 2 वैल्यू डेटा में ऐड हो जाए, तो पहले यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर पहले यहाँ पर 16 था, टोटल यहाँ पर 16 था, 16 में अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को शामिल कर दिया गया, 2 वैल्यूज़ को शामिल करा गया, तो अब यहाँ पर आ जाएगा फिर से जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 18 आएगा और ये इवन होगा। तो यहाँ पर अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर इंक्लूडिंग टू वैल्यूज, अगर हम 2 वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा निकल कर आ रहा था वो मेरा 18 आ रहा था, ठीक है, जो कि ये भी एक इवन नंबर है। और इवन नंबर का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मीडियन के लिए। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1, और यहाँ पर होगा TH टर्म और बाई में 2। देखो ये सब सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये 18th टर्म प्लस 18/2 प्लस 1th टर्म और बाई में यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, यहाँ पर भी काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, ये 9th टर्म हो जाएगा, यहाँ पर ये 9th टर्म हो जाएगा, और 9 और 1 ये हो जाएगा 10th टर्म और बाई में 2 होगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, अभी ये 18th ऑब्जर्वेशन के लिए ध्यान से समझना, 18th ऑब्जर्वेशन के लिए 9th और 10th टर्म इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मीडियन आना चाहिए, और जो मीडियन है ये मेरा 41 के इक्वल होना चाहिए। इसका जो मीडियन है ये मेरा कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए,
ठीक है, हम दो ऑब्जर्वेशन को शामिल करेंगे। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये दिया गया था, यही ना। सपोज कि हम यहाँ पर जो दो ऑब्जर्वेशन है ये 40 से 41 मीडियन था ना, 41 से अगर हम कम ले लेते हैं, दो ऑब्जर्वेशन हम 41 से कम ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 फिर है 10 फिर है 19। तो हम अगर 41 से कोई भी कम ले लें, जैसे कि इसके बाद हम एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 20 एग्जाम्पल, और एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, चलो 23 है ना, 23 के बाद ले लेते हैं, जैसे 24 ले लिए। इसके बाद आता मेरा 26, फिर इसके बाद मेरा आता 34, इसके बाद आता 40, इसके बाद आता 41, इसके बाद आता फिर से 41, और इसके बाद जो भी है अपना ऑब्जर्वेशन आगे जाता है। तो इस बार अगर हम 41 से दो ऑब्जर्वेशन कम लेते हैं, अगर दो वैल्यूज़ को 41 से कम लेते हैं, तो क्या मीडियन जो है 41 स्टिल आ रहा है, चेक करते हैं। जिसके लिए हमें 9th और 10th टर्म का सम लेना है। तो यहाँ से अब अगर हम 9th टर्म देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th टर्म मेरा 40 आ रहा है और जो 10th टर्म है 41 आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ के 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या 80 ये 41 आएगा? नहीं, इन दोनों को सम करेंगे तो 81 आएगा। 81/2 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 41.5 आएगा, सॉरी 40.5 आएगा, 41 नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट 41 आना चाहिए, मतलब कि दो वैल्यूज़ को हम 41 से कम तो नहीं ले सकते हैं। इससे एक आइडिया मिल गया, आप कोई वैल्यू 41 से दो कम लोगे तो उसका मीडियन, वो उसका जो मीडियन होगा 41 नहीं आने वाला है, ठीक है। इससे ये पता चल गया। अच्छा, दो वैल्यूज़ को अगर अब हम 41 से ज़्यादा ले लेते हैं, 41 से बड़ा लेके देखते हैं, तो यहाँ से अब हमने जो दो वैल्यूज़ लिया हुआ था एक्स्ट्रा, कौन कौन सा लिया था? एक हमने 20 लिया हुआ था और एक हमने 24 लिया हुआ था। इसको अब यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको अब हम 41 से ज़्यादा कर देते हैं। 41 से ज़्यादा हम यहाँ पर, चलो चाहे तो हम यहाँ पर 42 कर देते हैं, और यहाँ पर 48 से बड़ा एक हम मान के चलो 51 तक गया हुआ है तो 50 ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, 41 से बड़ा दो वैल्यूज़ को ले लिया। अब अगर हम यहाँ पे फिर से 9th और 10th टर्म का सम को 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि उसका मीडियन 41 आता है कि नहीं। तो फिर से अगर हम 9th और 10th टर्म अब ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 10 मेरा ये दोनों आएगा 41 और 42। यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ है ये हम 41 से बड़ा भी नहीं ले सकते हैं और 41 से छोटा भी नहीं ले सकते हैं। छोटा वाला में भी देख रहे थे मीडियन 42 नहीं आ रहा था। अगर हम 41 से बड़ा भी ले रहे हैं और इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी मेरा 41 नहीं आएगा। 41 + 42/2 करके देख लो, 41 एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा। मतलब कि दोनों बड़ा भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हो सकता था कि अगर दोनों वैल्यू अगर हम 41 ले लेते तो एक पॉसिबिलिटी था कि आइदर कि हम जो वैल्यूज़ है दोनों 41 ले लेते, ये एक पॉसिबिलिटी था। तो फिर यहाँ पर जो वैल्यूज़ है मेरा 41 आ जाता है। या तो फिर अगर एक वैल्यू को सपोज कर लो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, एक वैल्यूज़ को यहाँ पर सपोज कर लो कि हम 41 से कम ले लेते हैं। एक वैल्यू कोई भी 41 से कम लेते हैं, कोई सा भी, जैसे मान के चलो यहाँ पर 20 लिए, और एक वैल्यू को हम यहाँ पर 41 से ज़्यादा लेते हैं, जैसे 42 लिए। अब अगर हम इसका सम करके, मतलब इसका अगर हम मीडियन निकाल के देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 मेरा, अब देखो ये दोनों आएगा, ये दोनों आएगा। तो देखो इसका जो मीडियन है 41 + 41/2 करेंगे तो 41 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 9th और 10th टर्म, ये मेरा 9th टर्म था, ये मेरा 10th टर्म था, तो 9th और 10th टर्म के जगह पे अगर हम रख देते हैं 41 41, तो मेरा जो मीडियन है वो स्टिल 41 आ जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में हमें क्या आया कि जो हमें यहाँ पर बोला जा रहा था कि कौन सा हम दो नंबर्स को शामिल करेंगे कि जिसका जो मीडियन है वो स्टिल 41 ही आए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो नंबर होगा कि द टू वैल्यूज आर 1 लेस देन 41, 1 लेस देन 41 and other is 1 greater than
1 या फिर ग्रेटर देन लिखो ना, अदर इज ग्रेटर देन 41। जो दो वैल्यूज मेरा आएगा उसमें एक तो मेरा 41 से कम होना चाहिए, लेस देन 41, ठीक है, लेस देन 41 होना चाहिए, और एंड दूसरा जो होना चाहिए, अच्छा 1 रहने दो, चलो, एक जो होना चाहिए वो 41 से कम रहना चाहिए, और जो दूसरा होना चाहिए मेरा 41 से बड़ा रहना चाहिए, या तो एग्जैक्ट 41 भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, तो वो भी चलेगा। तो ये आपका जो पॉसिबल दो वैल्यूज़ है वो हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर मुझे समझाने में भले ही टाइम लग रहा है, भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता तो इसको 5 मिनट में भी समझा के जा सकता था, बट इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता, हर एक चीज़ आपको समझ में नहीं आता। तो वीडियो भले ही लंबी होती है हमारी, लेकिन हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया गया है, इफ़ वी रिमूव वन वैल्यू फ्रॉम द डेटा। अब अगर यहाँ से एक वैल्यू को ही हटा दिया जाए, अब वो वैल्यू कोई भी हट सकता है, 41 से छोटा भी हट सकता है, 41 भी हट सकता है, 41 से बड़ा भी हट सकता है, तो मीडियन वही रहे, इसके लिए हम किस वैल्यू को हटाएंगे, मीडियन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसके लिए हम किस वैल्यू को हटा सकते हैं। तो इसमें से अगर हम सपोज कर लो, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि हम 41 से कोई भी एक छोटा सा वैल्यू को हटा देते हैं, 41 से छोटा मान के चलो, हम 8 को यहाँ से हमने हटा दिया, तो यहाँ पर अब ये 1 2 3 4, अच्छा एक वैल्यू अगर हमने हटा दिया तो यहाँ पे टोटल 16 था, तो इसमें जो मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकलेगा एक कम हो जाएगा, यानी कि 15 निकलेगा, जो कि ये ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ना, पहले इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर रिमूव वन वैल्यू। तो यहाँ पर मेरा आएगा 15, जो कि ये ऑड नंबर होता है। अब ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, वो होता है, ऑलरेडी हमने देखा है, n+1/2 th टर्म। तो n है 15, यानी 15 + 1/2 ये होगा th टर्म, यानी यहाँ पर 15 + 1 हो गया 16/2 th टर्म। तो ये काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8th टर्म, ठीक है। मतलब 8वां टर्म जो होना चाहिए, अब वो मेरा कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर हम मान के चलो 41 से कोई छोटा एक वैल्यू को हटा दिए, जैसे इसको हटा दिए, तो ये अब 1 होगा। यहाँ से 8वां टर्म को देखते हैं कि क्या वो 41 आ रहा है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल आ जा रहा है। अच्छा अगर हम 41 से कोई बड़ा वैल्यू को लेते हैं, जैसे कि अगर हम 48 को हटा दिए फॉर एग्जांपल, तो अब देख रहे हैं कि 8वां नंबर पर वो जो वैल्यू है आ रहा है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्टिल अभी भी आ जा रहा है। तो आप चाहे यहाँ पर चाहे छोटा 41 से छोटे वैल्यूज़ को हटा रहे हो, यहाँ पर भी अगर आप 41 से कोई भी छोटा नंबर घटा रहे हो, जैसे हमने, बट यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझना, हम यहाँ पर टोटल नंबर जो ऑब्जर्वेशन था ये मेरा 15 था, ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 16 है। तो यहाँ से अगर हम एक नंबर को हटा देते हैं कोई भी, तो अब ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमने काउंट करा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां नंबर पे ऑब्वियस सी बात है 41 आ जा रहा है 15 ऑब्जर्वेशन पर। बट अगर हम 41 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, जैसे ये हमने लिया और इसको हटा दिया, तो अभी भी ये देखो 15 ऑब्जर्वेशन ही होंगे, 16 था, एक हटा दिया, और अभी भी अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 41 आ जा रहा है। तो साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि चाहे हम 41 से कोई नंबर बढ़ा ले रहे हैं, या फिर कोई 41 से छोटा नंबर कोई किसी को हटा रहे हैं, 41 से अगर किसी नंबर को हम बड़ा को हटा रहे हैं, चाहे 41 से अगर हम छोटा नंबर को हटा रहे हैं, तो स्टिल जो मीडियन है ये मेरा 41 ही निकल रहा है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि आइदर 1 या फिर आइदर लेस देन 41 और
ग्रेटर देन 41 द स्टिल द एनी नंबर, यहाँ पे शुरुआत में लिखना था एनी नंबर यहाँ से लिखना एनी नंबर आइदर लेस देन 41, कोई भी नंबर जो 41 से छोटा हो या फिर 41 से बड़ा हो, द मीडियन रिमेन्स 41। एनी नंबर आइदर लेस देन, कोई भी नंबर जो हम हटाते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। इफ़ वी रिमूव एनी नंबर, यहाँ पर ये छूट गया, इफ़ वी रिमूव एनी नंबर आइदर लेस देन 41 और ग्रेटर देन 41 द मीडियन रिमेन्स 41। तो बस ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलो नेक्स्ट आगे अब यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिया गया है कि एग्जामाइन द स्टेटमेंट्स बिलो एंड जस्टिफाई इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, इनमें से ये जो स्टेटमेंट है ये कौन कौन सा ऐसा है जो या तो हमेशा सही होगा, या तो कभी कभी सही होगा, या फिर कभी भी सही नहीं होगा। और जो भी आएगा उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना भी है। अब जैसे अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर नेक्स्ट पेज में समझे, तो दिया गया है कि रिमूविंग अ वैल्यू लेस देन द मीडियन विल डिक्रीज द मीडियन। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मीडियन आता है, अगर हम उस मीडियन से छोटा वैल्यू को रिमूव कर दे, अगर हम मीडियन से छोटा वैल्यू को रिमूव कर दे तो जो मीडियन होता है ये डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कोई क्वेश्चन में बोला गया था, हमने यहाँ पर क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ एक डेटा लिया हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ एक मीडियन होगा। मीडियन निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, फॉर्मूला भी बताया हुआ है। इसका जो मिडिल में आएगा वो होगा मीडियन। तो यहाँ पर अगर इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 नंबर पर ये आ रहा है, तो इधर से 5th नंबर पर ये आना चाहिए 1 2 3 4 5। तो इसका जो मीडियन है ये मेरा यहाँ पर 3 निकल गया। अब अगर जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो भी मीडियन आएगा, जैसे यहाँ पर मीडियन 3 आया, तो जो भी मीडियन आएगा उससे छोटा वैल्यू को रिमूव कर देना है। तो या तो 2 को रिमूव कर दो या तो 1 को रिमूव कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि 2 को रिमूव कर दिया। तो जब एक 2 यहाँ से हट गया तो यहाँ पर 2 2 था ना, तो नया जो मेरा डाटा बनेगा तो यहाँ पर ये डबल 1 और एक 2 हट गया, यहाँ पर एक 2 बच गया, और बाकी जितना भी यहाँ पर जो डेटा था इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर आप इसका मीडियन निकालोगे, इसका मीडियन निकाल के देख लेना, इसका जो मीडियन है वो आपका 3 निकल जाएगा। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला आपको समझाया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, तो आप उस फॉर्मूला का यूज़ करके मीडियन निकालोगे तो मीडियन 3 निकलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीडियन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। पहले भी मीडियन 3 था, यहाँ पर भी मीडियन 3 आया। अगर हम इसी तरह से एक और एग्जांपल ले, तो यहाँ पर एक डेटा जो है यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1289। अगर अभी हम इसका मीडियन निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मीडियन निकल जाएगा। इसका मीडियन जो है 5 निकलेगा, निकाल के देख लेना। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म बाई 2। ठीक है, उस फॉर्मूला का यूज़ करके मीडियन निकालेंगे, मीडियन 5 निकलेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको जो भी मीडियन निकला हुआ है उससे छोटा वैल्यू को हटा देना है। तो हम यहाँ पे 1 को भी हटा सकते हैं, 2 को भी हटा सकते हैं। बड़ा, इससे बड़ा नंबर का आपको नहीं हटाना, 8 या 9 को नहीं हटाना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 को जैसे हटा दिया तो मेरा यहाँ पर जो नया डेटा बना वो बन गया 289, 1 हट गया तो यहाँ 289 बचा। ठीक है, अब अगर हम इसका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में यहाँ पर कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मीडियन है ये इंक्रीज हो गया। बट क्वेश्चन में आपसे जो यहाँ पर पूछा गया था कि अगर हम जो भी मीडियन आया है, अगर मीडियन से छोटा वैल्यू को अगर हम रिमूव करते हैं तो जो मीडियन है ये डिक्रीज हो जाता है। तो क्या मीडियन डिक्रीज हुआ, तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं जो मीडियन है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर जो मीडियन है ये इंक्रीज हो गया। तो ऐसा अगर कोई सा भी अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो कभी भी जो मीडियन होता है ना वो डिक्रीज नहीं होता है, कभी भी मीडियन डिक्रीज नहीं होगा अगर मीडियन से छोटा वैल्यू को आप रिमूव करोगे तो इसमें नेवर ट्रू हम लिखेंगे, कभी भी ये सही नहीं होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है इंक्लूडिंग अ वैल्यू लेस देन द मीन विल डिक्रीज द मीन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीन से अगर हम छोटा वैल्यू लेते हैं, जो भी मीन आएगा, अगर हम मीन से कोई छोटा वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं,
तो फिर जो मीन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसका हम एक एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पर एक डेटा लिया 4 और 6। अब अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 4 और 6 10 हो गया, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब इसका मीन 5 निकला। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें मीन से कोई भी एक लेस वैल्यू लेना है, छोटा वैल्यू लेना है, तो हमने क्या किया, मीन यहाँ पर मेरा 5 निकला था, तो 5 से हमने एक छोटा वैल्यू लिया हुआ है 2। इसको अगर हम अब इस डेटा में शामिल करेंगे तो 2 4 6 नया डेटा बनेगा, और उसका अगर हम मीन निकालेंगे, नया मीन निकालेंगे तो 2 + 4 + 6, और इसमें 3 डेटा है तो इसमें हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिए, यानी 3 ऑब्जर्वेशन है 3 से डिवाइड किए। इन सबको जोड़े 12 आया, इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मेरा मीन निकल गया वो 4 निकल गया। तो पहले जो मीन निकला था ये 5 निकला था, लेकिन अब जो मीन निकल गया है वो 4 निकला है, यानी कि हम ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो मीन है ये डिक्रीज हुआ है। और क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोला था कि जो भी मीन आएगा, अगर उससे छोटी वैल्यू को अगर आप डेटा में शामिल करते हैं तो जो मीन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो बिल्कुल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, तो ऑलवेज ट्रू लिख देंगे, और जस्टिफाई भी मेरा यहाँ पर हो जा रहा है एग्जाम्पल के साथ। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपसे पूछा गया है इंक्लूडिंग एनी 4 वैल्यूज विल नॉट अफेक्ट द मीडियन। अगर हम कोई भी 4 वैल्यूज़ को शामिल करें तो मीडियन में किसी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हमने एक डेटा लिया है 2 4 6, तो इसमें जो मेरा मीडियन है ये है 4, ये मिडिल में है। अब अगर हम इसमें कोई भी 4 वैल्यूज़ को ऐड करें, कोई सा भी आप 4 वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो, मीडियन से छोटा भी और बड़ा भी, तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू मीडियन से छोटा ले लिया, एक मीडियन वाला ही ले लिया, और 2 वैल्यूज़ हमने मीडियन से बड़ा ले लिया है। अब जो मेरा नया डेटा बनेगा तो वो इन यहाँ पर ये जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है 2 4 6, तो ये वाला है, ठीक है। और बाकी ये जो 1 4 7 9 है, ये यहाँ पर जो नया डेटा शामिल करा हुआ है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला 1 4 7 9, ये 4 हमने नया डेटा इंक्लूड करा है। अब अगर हम इस नए डेटा का मीडियन निकालेंगे तो यहाँ पर इधर 3 हो गया, इधर 3, यानी कि मिडिल में मेरा ये आ रहा है, यानी यहाँ पर मीडियन जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा 4। तो यहाँ पर भी मीडियन 4 निकला था, यहाँ पर भी मीडियन 4 निकल रहा है, मतलब कि अभी तो सेम आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, अभी तक ऐसा कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है। बट एक और अगर हम एग्जांपल ले जिसमें हमने डेटा सेम वही डेटा लिया है 2 4 6, लेकिन इस बार हमने क्या करा है कि हमने जो डेटा शामिल करा है वो 1 2 3 4 शामिल करा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मीडियन हो जा रहा है वो चेंज हो जा रहा है। कैसे? तो जो मेरा नया डेटा बनेगा तो यहाँ पर ये जो 2 4 6 है, देखो ये अंडरलाइन वाला पहले वाला डेटा है, और जो अंडरलाइन नहीं है वो नया डेटा जो हमने शामिल करा है वो है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 1 2 और ये 3 4, ठीक है। अब अगर हम इसका मीडियन निकालेंगे तो इधर से 3 इधर से 3, मिडिल में मेरा 3 आ रहा है, तो यहाँ पर जो मीडियन मेरा निकल कर आया वो 3 आया, जो कि अब चेंज हो गया। पहले जो मीडियन था मेरा 4 था, पहले मीडियन 4 था, लेकिन अब जो मीडियन है वो मेरा 3 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मीडियन में कोई भी मीडियन है, अगर उसमें हम 4 वैल्यूज़ को शामिल करते हैं तो कभी कभी क्या होगा कि सेम रहेगा, किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर जो मीडियन है ये डिक्रीज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ 4 था, यहाँ पर 3 आ गया, तो मीडियन तो चेंज हो गया। यानी इसमें हम कहेंगे सम टाइम्स ट्रू, कभी कभी ये सही हो सकता है कि अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी तो अफेक्ट पड़ रहा है ना, तो सम टाइम्स ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इंक्लूडिंग 4 वैल्यूज लेस देन द मीडियन विल इंक्रीज द मीडियन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी डेटा है, अगर उसका मीडियन निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें 4 वैल्यूज़ को अब हम इंक्लूड करेंगे, मीडियन जो भी वैल्यू इंक्लूड करेंगे वो मीडियन से छोटा होना चाहिए, मीडियन से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मीडियन से छोटा कोई भी 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो जो मीडियन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या मीडियन इंक्रीज होगा? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है 4 6 8। अब इसका अगर हम मीडियन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका मीडियन 6 निकलेगा, बीच में 6 है तो 6 ही निकलेगा। अब अगर हम इसमें कोई भी 4 वैल्यूज ऐड करने के लिए बोला गया था ना, आप कोई सा भी 4 वैल्यूज ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है कि जो आप 4 वैल्यू ऐड करोगे वो मीडियन से छोटा होना चाहिए।
यानी कि ये जो मेरा 6 है इससे छोटा आना चाहिए, तो यहाँ पर इससे छोटा 4 वैल्यू हमने यहाँ पर इंक्लूड करा है 1 2 3 4। अब जो मेरा नया डेटा बना है, देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला है ये इंक्लूड डेटा है 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो 4 6 8 है यहाँ पर हमने लिखा। हमेशा याद रखना कि असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको सजा के लिखना है मीडियन के लिए। तो अभी हम इसका अगर मीडियन निकालेंगे तो इधर तीन मतलब इधर मिडिल में 4 आ रहा है, तो इसका मीडियन 4 निकल गया। मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो मीडियन निकला है वो डिक्रीज हो गया। अगर हम मीडियन से छोटा अगर कोई भी 4 वैल्यूज ले रहे हैं, कोई भी 4 वैल्यूज़ को शामिल कर रहे हैं मीडियन से छोटा, तो जहाँ जो मेरा नया मीडियन निकल रहा है वो डिक्रीज हो जा रहा है। पहले 6 था, अब 4 आ गया, तो डिक्रीज हो गया। चलो हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या हमेशा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज भी होगा। तो यहाँ पर एक और से इसी तरह का एक और डेटा लिए हैं 2 4 6। इसका जो मीडियन है ये मेरा 4 निकल गया। अब इसमें हमने क्या करा कि हमें मीडियन से छोटा वैल्यू लेना था ना, तो हमने यहाँ मीडियन से छोटा वैल्यू लिया हुआ है 3 3 3 3। 4 वैल्यू लेना था, 4 वैल्यू को हमने यहाँ पे शामिल करा। तो यहाँ पर मेरा जो नया डेटा बन गया वो यहाँ पर देखो ये चारों 3 है ना, चारों 3 को यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और पहले का जो डेटा था ये था 2 4 6, इसको यहाँ पे हमने लिखा है और असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखा है। तो इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा के लिखना हमेशा मीडियन निकालने के लिए। अब जब आप इसका मीडियन निकालोगे तो मिडिल में ये 3 आएगा, तो इसका मीडियन 3 निकलेगा। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीडियन 4 था, लेकिन हमने 4 मीडियन से छोटा वैल्यू लेके एक नया मीडियन निकालने की कोशिश करा, तो मीडियन अभी भी मेरा डिक्रीज ही हो रहा है। पहले 4 था, अब 3 आ गया, मतलब फिर से डिक्रीज हो गया। मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि आप कभी भी मीडियन से छोटा वैल्यू को शामिल करोगे, तो 4 वैल्यू को हम शामिल करेंगे तो जो मीडियन होगा मेरा वो डिक्रीज ही होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि इंक्रीज होगा। अगर हम मीडियन से 4 छोटे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो जो मीडियन हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। बट क्या मीडियन इंक्रीज हो रहा है? नहीं, मीडियन तो डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये कभी भी सही नहीं हो सकता है, तो नेवर ट्रू लिख देंगे। दैट्स इट, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। दिया गया है कि द मीन ऑफ द नंबर्स, यहाँ पर ये जो नंबर्स है इसका मीन यहाँ पर दे रखा है 10.375। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर ये जो y है इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले जो मीन का फॉर्मूला होता है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। मीन का फॉर्मूला मैंने ऊपर में भी बताया था, क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था। अब जो मीन है, मीन यहाँ पर दे रखा है 10.375, तो यहाँ पर मीन के जगह पे हम 10.375 लिख सकते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि इन सब का सम, तो इन सब का हम सम कर करके यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है 8 + 13 + 10 + 4 + 5 + 20 + y और +10। और यहाँ पर होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, y को भी गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि y भी कोई ना कोई नंबर होगा ना। तो यहाँ पर टोटल 8 हो गया, तो इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं 10.375 और इक्वल टू, इन सब को अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जब इन सब को आप ऐड करोगे ना, जितने भी नंबर्स हैं, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 70 और y यहाँ पर बच जाएगा, तो प्लस y करके छोड़ देंगे, नीचे यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो 8 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 70 + y रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 10.375 × 8, तो ये 70 + y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इसका वैल्यू 83.000। तो यहाँ पर पॉइंट हटा दोगे तो सिर्फ 83 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करना इतना ही आएगा, ठीक है। अब 70 को हम उस साइड कर देंगे, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 83 - 70, तो इसको घटाएंगे तो y का वैल्यू 13 आएगा। तो बस यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, y का वैल्यू कितना होगा? 13 होगा। चलो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। दिया गया है कि द मीन ऑफ ए सेट ऑफ डेटा विथ 15 वैल्यूज इज 134,
15 वैल्यूज़ हैं उसका जो मीन है वो 134 दिया गया है, ये मीन दिया गया है। जैसे मीन का फॉर्मूला होता है ना कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जगह पे वैल्यू है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ये 15 दिया गया है और मीन 134 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सम ऑफ द डेटा यानी कि सम ऑफ द जो वैल्यूज़ होगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हम इसको कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सिंपली यहाँ पर भी हम पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, जो होता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ डेटा, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में, और बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ डेटा होता है या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़ होता है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लिख लिए नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब जो इसका यहाँ पर मीन दे रखा है क्वेश्चन में इसका जो मीन दे रखा है ये यहाँ पर 134 दे रखा है, तो यहाँ पर मीन के जगह पे हम यहाँ पर 134 लिख लिए। और सम ऑफ डेटा ये आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं सम ऑफ डेटा, क्योंकि ये हमें निकालना है। और नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ है ये हमने देखा था क्वेश्चन में कि 15 दिया हुआ था। अब सिंपली ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ डेटा बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सम ऑफ डेटा इक्वल टू 134 मल्टीप्लाई 15, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 2010 आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। दिया गया है कि कंसीडर द डेटा, यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कुड बी पी इफ़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 29। अगर इस डेटा का मीडियन 29 हो तो इनमें से कौन कौन सा वैल्यू p का हो सकता है। ये जो p आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस p का वैल्यू इनमें से क्या क्या हो सकता है अगर मीडियन 29 दिया गया हो तो। देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये जो डेटा यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो डेटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाया नहीं गया है। तो कभी भी मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए पहले डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। इस डेटा को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख दिए कि फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो वैल्यू है यहाँ पर 8 और 8 आ रहा है, तो यानी कि 2 बार मेरा यहाँ पर 8 आ गया। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद ये जो 12 है ये छोटा होगा, इसके बाद ये इधर 18 होगा, फिर इसके बाद यहाँ से ये इधर 25 होगा, फिर इसके बाद 29 होगा, फिर इसके बाद यहाँ से ये 35 होगा, फिर इधर से इधर गिन लेते हैं तो ये 39 है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये 47 आएगा, और यहाँ फिर एक मेरा 73 होगा। अभी फ़िलहाल मैंने P को यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। P को छोड़ के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। एक बार डेटा गिन लेना कंफर्म करने के लिए कि सारा जितना यहाँ पर डेटा दिया गया था उतना यहाँ पर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको छोड़ के 10 है, इसको छोड़ के 10 है, तो इसको छोड़ के यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर टोटल 10 वैल्यूज़ आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि P जो होगा वो 11वां वैल्यू होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें, ऐसे लिख लें कि आफ्टर इंक्लूडिंग P, अगर हम P को इंक्लूड कर दे, यहाँ पर अगर हम P को शामिल कर दे तो देयर विल बी 11 वैल्यूज़, तो टोटल 11 वैल्यूज़ हो जाएगा। अगर P को यहाँ पर ऐड करेंगे, अभी 10 है और एक और ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा, एक और शामिल करेंगे P को तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सो द मीडियन विल बी। अच्छा, मीडियन क्या होगा, अगर टोटल 11 वैल्यू है तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर ऑड नंबर रहेगा, जैसे मीडियन जो है ये इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 11 है P को ऐड करके, और अगर हमें मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग का जो ये टोटल यहाँ पर 11 आया था, ठीक है, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं।
तो यहाँ पर ये ऑड आया, इस वजह से फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n+1/2 th टर्म। ऑलरेडी मैंने समझाया था इसको पीछे भी। तो ये हो गया 12/2 th टर्म, यानी कि सिक्स्थ टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म होगा। ठीक है, अब ये जो सिक्स्थ टर्म है ये इसका मीडियन होगा। तो अभी अगर हम इसका सिक्स्थ टर्म देखिए तो 1 2 3 4 5 6, ये मेरा इसका सिक्स्थ टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा मीडियन देखो 25 आ गया, 29 आ गया। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला भी गया था, देखो अगर मीडियन 29 हो इस डेटा का तो मीडियन तो 29 आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है मतलब। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि इनमें से p का वैल्यू क्या होगा, इनमें से p का वैल्यू क्या हो सकता है अगर मीडियन 29 हो तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हमें p का वैल्यू जानना है कि इनमें से क्या क्या होगा, p का वैल्यू हमें जानना है इनमें से क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये जो p का वैल्यू है, सपोज करो कि हम मान लेते हैं कि 29 से कम है। अगर p का वैल्यू 29 से कम हम लेते हैं कोई सा भी नंबर, तो इधर से एक नंबर कोई भी ऐड हो जाएगा, p इधर ऐड होगा, कहने का मतलब है p इधर शामिल होगा। तो इधर से अब अगर हम गिनेंगे तो क्या मीडियन 29 आएगा, एक बार चेक करके देखो। अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पर p का कोई वैल्यू हम ऐड कर दिए, जैसे 7 शुरू में लिख दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर मेरा कितना आ जाएगा 25, जो कि ये मीडियन मेरा नहीं होगा। ये मीडियन होगा 25 नहीं, मीडियन तो 29 है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक बार लिख लेना कि फॉर द मीडियन, ऐसे एक बार लिखना, फॉर द मीडियन टू बी 29 मीडियन 29 होना चाहिए। इसके लिए द सिक्स्थ टर्म मस्ट बी 29। और अभी हमने देखा कि ये यहाँ पर अगर हम मीडियन 29 से छोटा ले रहे हैं, मीडियन अगर हम 29 से छोटा ले रहे हैं तो मीडियन 29 नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम 29 से बड़ा कोई नंबर लेके देखते हैं या 29 लेके देखते हैं कि वो अब मीडियन हो पाएगा कि नहीं 29। जैसे अगर हम मीडियन एक और नंबर जो p का वैल्यू है, मान के चलो 29 ले लिए, तो 29 चाहे इधर कहीं पर भी लिख सकते हैं, इधर या उधर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सपोज कि इधर ही लिख लिए, तो छठा नंबर पे तो मेरा यही आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा 29। या फिर 29 से कोई बड़ा नंबर से 30 ले लिए तो भी इधर ही जाएगा, 40 ले लिए तो भी इधर ही आएगा। तो छठा नंबर पे तो मेरा 29 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर जो p का जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि या तो वो 29 होगा या 29 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर द p विल बी the value of p must be the p का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 29 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 29 लिख देते हैं। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 29। तो यहाँ पर जो p का वैल्यू होगा ये या तो 29 से बड़ा होगा या तो 29 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये समझ में आया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें से p का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो ये तो हमने निकाल लिया कि p का वैल्यू या तो 29 होगा या तो 29 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ये 29 से छोटा है, यानी ये p का वैल्यू नहीं हो सकता है। ये भी 29 से छोटा है तो ये भी p का वैल्यू नहीं हो सकता है। ये 40 है, ये नहीं 29 से बड़ा है तो ये p का वैल्यू होगा। 100 भी p का वैल्यू हो सकता है, 29 भी p का वैल्यू हो सकता है, 29 या 29 से बड़ा होना चाहिए। 47 भी p का वैल्यू हो सकता है और ये भी 29 से बड़ा है तो 30 भी p का वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1 and 2 not the
वैल्यू ऑफ पी एंड बोल सकते हैं देयरफॉर, बोल सकते हैं बाकी जो मेरा नंबर आ गया, जैसे कि 3 नंबर था, इसके बाद 4 था, 5 था, 6 था और 7, ये सब का सब आर द वैल्यूज ऑफ पी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये सब जो नंबर्स हैं ये पी का वैल्यूज होंगे। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। चलो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। दिया गया है द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स रोड देयर साइकिल्स इन अ वीक इज शोन इन द डॉट प्लॉट बिलो। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी साइकिल को एक वीक में कितनी बार चला रहे हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डॉटेड डॉटेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा हुआ है, ये जो डॉट है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। और यहाँ पर ये सब जो नंबर्स है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स है कि साइकिल को कितनी बार वो चला रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक बार भी साइकिल को यहाँ पर इन्होंने नहीं चलाया है। यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि साइकिल को एक बार चलाया है। 4 स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि साइकिल को 2 बार चलाया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल को 3 बार चलाया है। तो इस तरह से आगे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी साइकिल को 2 बार चलाए हैं वीक में। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये 4 स्टूडेंट्स है और 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि वीक में 2 बार अपनी साइकिल को चलाया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें हालांकि 2 बार चलाया है, इसमें 6 बार चलाया है। तो यहाँ पर अब आगे दिया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स रोड देयर साइकिल्स। तो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स आपको निकालने के लिए बोला गया है। अब सवाल आ गया कि भैया ये एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स हम निकालेंगे कैसे। देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है और यहाँ पर ये 0 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज मतलब समझ लेना एक तरह से मीन निकाल रहे हैं। तो एवरेज के लिए भी हम सभी नंबर को जोड़ के जितना भी नंबर होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 स्टूडेंट्स था तो यहाँ पे 3 और ये नंबर ऑफ टाइम्स 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 है और एक बार यहाँ पर ये चलाया हुआ है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। तो यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम एवरेज नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स था जो कि एक बार भी नहीं चलाया था, तो 3 इंटू 0 किए। इसके बाद हमने 1 इंटू 1 किया। इसके बाद फिर यहाँ पर देख लो ये 1 2 3 4 है और यहाँ पर 2 है तो 4 इंटू 2 होगा। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ाते जाना। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर देख लो ये 2 स्टूडेंट्स है और यहाँ 10 बार है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। बाकी अपना ये सब कर लेना, ये सब सेम वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे इन सभी डॉट्स को काउंट करने जाओगे तो आपको टोटल 42 डॉट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल डॉट्स कितने हैं 42, यानी कि टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो हम फॉर्मूला क्या लिखे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को देखो यहाँ पे हमने प्लस करते गया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने नीचे लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किए, 3 में 0 जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, सबको मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ पे लिख दिए और इन सब को हम यहाँ पर जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद मेरा यहाँ पर 193 आया और नीचे यहाँ 42 है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो लगभग 4.59 अप्रॉक्स आएगा। आगे में और भी कुछ डिजिट्स आएंगे बट हमने यहाँ पर 2 डिजिट तक ही लिया हुआ है, अभी 2 डिजिट तक ही लेना। ठीक है, अब ये अगर 5 से बड़ा रहता है ना तो इधर वाला एक नंबर हम बढ़ा देते हैं तो ये 5 की जगह पे 6 हो गया, यानी 4.6 टाइम्स इसका एवरेज नंबर निकल जाता है। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, 10 का 1 का आंसर 4.6 टाइम्स होगा। ऐसा नहीं कि इसको लिखकर छोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ये भी आपका सही आंसर होगा बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द मीडियन ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स रोड देयर साइकिल्स। अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए जैसे कि हम जानते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन निकालना है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये मेरा 42 दिया हुआ है, और मीडियन में हम सबसे मिडिल वाला वैल्यू लेते हैं, ये भी पता है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें या फिर डेटा की बात करें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या डेटा, सारा चलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मेरा दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि था 42, जो कि ये क्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर के लिए मैंने आपको मीडियन का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है। इवन नंबर के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यहाँ पर TH टर्म प्लस n/2 + 1 और यहाँ पे TH टर्म और /2, यही बताया था। यहाँ पर n जो है 42 है, यानी 42/2, यहाँ पे 2 आया इसीलिए 22nd टर्म लिख लेते हैं TH के जगह पे, और यहाँ पर भी उसी तरह से 42/2 और यहाँ पे +1, या फिर TH ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो TH ही रहने देते हैं, ठीक है, TH ही रहने देते, ठीक है। यहाँ पर TH टर्म हो गया और बाई में यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा, यानी कि 21th टर्म नहीं होता है, 21st टर्म होता है, ठीक है। 21st टर्म प्लस इसको काटेंगे तो ये भी 21 बार में कटेगा, बट ये 1 जुड़ जाएगा तो ये 22nd टाइम हो जाएगा, यानी 22nd टर्म होगा, और नीचे यहाँ पर 2 होगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो कि 21st टर्म और 22nd टर्म कौन सा आ रहा है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से गिनो, 21st और 22nd कौन सा किधर आएगा, तो यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22nd ये वाला मेरा आया। 21st और 22nd लेना है ना, एक बार अच्छे से और गिन लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 21 22 यहाँ पर 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से 21st वाला में भी 4 आया और 22nd वाला में भी 4 आया, तो इस वजह से 4 + 4 कर देंगे और /2 करेंगे, तो यहाँ पर 8/2 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका 4 होगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर मीडियन कितना लिख सकते हैं, मीडियन बराबर 4 लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड एंड वाई। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट्स है जो कि वैलिड है और कौन कौन सा नहीं है। जो वैलिड है वो आपको बताना है, जो वैलिड नहीं होगा वो आपको बताना है। समझ में आ गया। तो कैसे पता चलेगा कौन सा वैलिड है या फिर कौन सा वैलिड नहीं है, देखो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। दिया गया है एवरी वन यूज्ड देयर साइकिल एट लीस्ट वंस। हर किसी ने एवरी वन, हर कोई ने अपनी साइकिल को कम से कम एक बार यूज़ करा है। क्या इस डेटा को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हर किसी ने अपनी साइकिल को कम से कम एक बार यूज़ करा है? देखो यहाँ पर हर किसी ने अपनी साइकिल्स को तो यूज़ करा हुआ है कम से कम एक बार ने, बट यहाँ पर एक जो ऐसा 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साइकिल को एक बार भी यूज़ नहीं करा है। तो ये वैलिड है नहीं, क्योंकि हर कोई का बात कर रहा था, हर कोई अपनी साइकिल को कम से कम एक बार यूज़ नहीं करा है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साइकिल को एक बार भी यूज़ नहीं करा है, तो ये तो मेरा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली फॉल्स लिख देना, ठीक है। क्यों पूछा गया था तो आप यहाँ पर रीजन में लिख सकते हो, चूँकि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साइकिल को एक बार भी यूज़ नहीं करा है, बिकॉज 3 स्टूडेंट्स आर नॉट यूज्ड देयर साइकिल इन एनी टाइम, ठीक है। बी नंबर में पूछा है कि ऑलमोस्ट एवरी वन यूज्ड देयर साइकिल अ फ्यू टाइम्स। ऑलमोस्ट सभी कोई ने अपनी साइकिल को कुछ समय के लिए यूज़ करा है, तो ये बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी कोई है, लगभग देखो, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग सारे कोई ने अपनी साइकिल को कम से कम कुछ समय के लिए तो यूज़ करा है, फ्यू टाइम्स के लिए यूज़ करा ही है हर कोई ने।
ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ ऐसे हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो कि अपनी साइकिल को एक बार भी यूज नहीं किए हैं, बट ऑलमोस्ट लगभग सारे कोई ने तो करा है ना। अब भाई यहाँ पे टोटल 42 स्टूडेंट्स है, 42 में लगभग 39 स्टूडेंट्स ने अपनी साइकिल को कम से कम एक बार यूज करा है। अब केवल 3 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिन्होंने अपनी साइकिल को यूज नहीं करा है, तो ऑलमोस्ट तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं ना जिन्होंने फ्यू टाइम्स यूज करा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टेटमेंट होगा ये मेरा बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देर आर टोटल 42 स्टूडेंट्स, उसमें से 39 लोगों ने कम से कम एक बार साइकिल को यूज़ करा है, फ्यू टाइम्स यूज़ करा है। केवल कुछ ही थे, 3 ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने साइकिल को यूज़ नहीं करा था। ऐसे आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हो, बट मेरा मोटिव बस यहाँ पर आपको ये समझाना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वैलिड है या फिर नहीं है। तो ये वैलिड नहीं था, ये वैलिड था। आगे है क्वेश्चन नंबर सी में कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हु साइकिल मोर देन वंस ऑन संडे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साइकिल को कुछ दिन एक बार से ज़्यादा चलाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल है। कुछ स्टूडेंट्स, क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बार से इन्होंने ज़्यादा साइकिल को चलाया है, क्योंकि यहाँ पर देख लो बहुत सारे स्टूडेंट्स से 4 स्टूडेंट ने भी एक बार से ज़्यादा चलाया है। यहाँ पर 3 बार से ज़्यादा इतने सारे स्टूडेंट्स लोगों ने चलाया हुआ है। तो ये वाला भी जो है वैलिड है, यानी ये भी ट्रू है। दिस इज ऑल्सो वैलिड लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वैलिड या ट्रू दोनों चलेगा। ठीक है। अब डी नंबर में है एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स हैव यूज्ड देयर साइकिल्स मोर देन वंस ऑन संडे। यानी कुछ दिन एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स ने अपनी साइकिल को एक बार से ज़्यादा यूज़ करा है। तो एक बार से ज़्यादा यूज़ करा है, देखो एग्जैक्टली 5 टाइम्स। देखो यहाँ पर, देखो ये एग्जैक्टली 5 टाइम्स का बात करा गया था, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर 1 2 3, अच्छा यहाँ पर 4 ही है ना, सॉरी 1 2 3 4 5, ये वाला एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिन में अपनी साइकिल को कम से कम एक बार से ज़्यादा यूज़ करा। यानी यहाँ पे तो 5 बार यूज़ करा है, तो एक बार से ज़्यादा यूज़ हुआ ना, और एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर यूज़ करा। यानी कि ये वाला भी जो स्टेटमेंट होगा ये मेरा बिल्कुल ट्रू होगा। एक इसी का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नंबर ई भी दिया गया है कि द फॉलोइंग वीक इफ ऑल ऑफ देम साइकिल्ड वन मोर टाइम देन दे डिड द प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक में जितनी बार उन्होंने साइकिल करा उसमें से अगर एक बार बढ़ा दिया जाए, अगले वीक में अगर एक बार बढ़ा दिया जाए, तो व्हाट वुड द एवरेज एंड मीडियन ऑफ द नेक्स्ट वीक्स डेटा। तो अगले वीक का एवरेज, अगले वीक का जो भी डेटा निकलेगा उसका एवरेज क्या होगा और उसका मीडियन क्या होगा। देखो अभी हमने पहले वीक का जो एवरेज निकाला था वो 4.6 निकाला था, और जो मीडियन निकाला था हमने यहाँ पर 4 निकाला था, है ना। जो मीडियन निकाला था हमने यहाँ पर 4 निकाला था, और जो हमने एवरेज निकाला हुआ था वो 4.6 निकाला हुआ था। बट अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगले वीक में एक बार बढ़ा दिया जाए, तो हर एक स्टूडेंट्स का 1 टाइम्स बढ़ जाएगा, हर एक स्टूडेंट्स का 1 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि टोटल 42 स्टूडेंट्स थे, हर एक का 1 टाइम्स बढ़ गया, तो यानी कि टोटल 42 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी 42/42 कट के 1 हो जाएगा, यानी मीन जो होगा वो 1 बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर ई के लिए लिख सकते हैं कि मीन is increased by 1, therefore mean in second week, mean for second week। दूसरे वीक के लिए जो मीन निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, पहले इससे पहले हमने जो मीन निकाला हुआ था वो हमने निकाला था 4.6, तो 4.6 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो 4.6 + 1 कर देंगे तो ये 5.6 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मीडियन में भी एक इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल्सो मीडियन इज इंक्रीज्ड बाई 1। तो यहाँ पर मीडियन लिख सकते हैं, मीडियन फॉर सेकेंड वीक। दूसरे वीक के लिए मेरा जो मीडियन होगा, इसके पहले जो हमने मीडियन निकाला था 4 निकाला था, एक मीडियन बढ़ जाएगा, यानी कि मेरा जो मीडियन है वो 5 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। समझ में आया। तो इसमें टोटल ये क्वेश्चन नंबर आप देख लो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें
यहाँ पर 4 था, मतलब ABCD करके था, और यहाँ पर एक E करके था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। अ डार्ट थ्रोइंग कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल। एक स्कूल में डार्ट थ्रोइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा गया। द नंबर ऑफ थ्रोज पार्टिसिपेंट्स टुक टू हिट द बुल्स आई। जो नंबर ऑफ थ्रोज पार्टिसिपेंट्स के द्वारा करा गया बुल्स के हाई को हिट करने के लिए, जिसे हम सेंटर ऑफ द सर्किल भी कहते हैं, यानी इसको हम बुल्स आई कहते हैं, वो यहाँ पर इस टेबल में दिखाया गया है। तो डिस्क्राइब द डेटा यूजिंग इट्स मिनिमम, मैक्सिमम, मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिखाया गया है इसका यूज़ करते हुए मिनिमम, मैक्सिमम, मीन और मीडियन निकालना है। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स का निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स इसमें से कितने बार करा गया, कम से कम कितना बार ट्रायल्स करा गया, तो कम से कम एक बार ट्रायल करा गया, तो इस वजह से जो मिनिमम का आंसर आएगा वो आएगा 1। तो ऐसे लिखेंगे, सिंस मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स बराबर 1, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर हमें मैक्सिमम निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बार हुए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 बार हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम ट्रायल्स 10 लिख लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू भी इसका 10 होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 10 है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा। समझ में आया। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अब यहाँ पर तीसरा में आपसे मीन पूछा गया है। अब भाई मीन कैसे निकालेंगे, तो अब इसको मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरह से एक टेबल फॉर्म में पहले हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स थे उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, और जितना भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है। यानी कि एक बार का जो ट्रायल था एक स्टूडेंट्स ने करा, 2 बार का जो ट्रायल है वो एक भी स्टूडेंट्स ने नहीं करा, 3 बार का जो ट्रायल्स था वो भी एक भी स्टूडेंट्स ने नहीं करा, 4 बार का जो ट्रायल्स था उसमें भी एक स्टूडेंट ने करा, 5 बार का जो ट्रायल्स है वो 4 स्टूडेंट्स ने करा। इस तरह करके यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ ये जो हमने निकाला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं FI/XI। देखो ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है इसको हमने XI ले लिया, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हमने FI लिया हुआ है, मतलब इसको हमने एज ए फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है। और ये जो FI/XI इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 6 9 जा 54, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, एंड सो ऑन। इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करते हुए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर टोटल निकालना, इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो इन सब को जब हम काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद 62 आएगा। तो ये जो आप साइन देख रहे हो इसको हम समेशन का या सिग्मा का साइन बोलते हैं। समेशन ही कहना, समेशन का मतलब इन सब का सम, इन सब का जो सम है ये मेरा 62 आया है, इसीलिए हम समेशन लगा के 62 लिख दिए हैं। अगर हम इस मेथड से नहीं बनाना चाहें तो भी दूसरा वाला मेथड से भी हम बना सकते हैं, जिसमें आपको हर एक वैल्यू को, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस कर करके आपको जितने भी सारे यहाँ पर दिए हुए सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 62 आएगा उसे डिवाइड करना है, तो जाके फिर आपका आंसर आएगा। तो उस मेथड से भी बना सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला मेथड, जो कि मैंने पीछे आपको बताया है। उस मेथड से भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बेस्ट मेथड यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। इसका भी यूज़ कर सकते हो, एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो इसको हमने सारा प्लस किया तो 62 आया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये जो FI/XI निकाले हुए हैं इसको भी हम सारा यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे। इन सब को जब हम प्लस करेंगे ना, तो प्लस करने के बाद 473 आएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब हमें निकालना था मीन, तो मीन का जैसे कि फॉर्मूला हम जान रहे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ये जो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, FI/XI। यहाँ पर मीन का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, दैट इज सिग्मा FI/XI या फिर समेशन ऑफ FI/XI, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद जो पूरा आएगा इसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे में समेशन ऑफ FI, मतलब इसको जोड़ने के बाद जो पूरा आएगा उसको नीचे लिखेंगे, और इसको सिंपली काट देंगे तो 7.63 इसका आंसर निकल जाएगा। मतलब जो मेरा मीन निकलेगा
वो 7.63 आएगा। इसको डिवाइड करोगे ये 7.63 अप्रॉक्स में इधर और भी कुछ नंबर आएगा, बट 2 डिजिट तक ही लेना पॉइंट के बाद। तो इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से मीन निकाल सकते हैं। दूसरा वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो वाला भी हम यहाँ पर मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस मेथड से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। बट उस मेथड से जब बनाओगे तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 62 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो ज़्यादा बड़ा बनता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बना के इसको बनाया हुआ है, जो क्वेश्चन भी टेबल बना के दिया हुआ था। ठीक है। एंड एक लास्ट इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मीडियन क्या होगा। अब इसका मीडियन निकालना है। देखो मीडियन निकालने के लिए ना आपकी बुक में दिया भी है, अगर आप बुक को पढ़ोगे थोड़ा आपको समझ में भी आएगा। एंड उसमें भी क्या करा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें निकाला हुआ है, CF निकाला हुआ है। ठीक है, CF को हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया हुआ था इसको यहाँ पर हमने रहने दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसको हमने यहाँ पर रहने दिया है। देखो CF निकालते कैसे हैं, ये 1 का 1 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, फिर इन तीनों को जोड़ के हम यहाँ लिखते हैं। या तो ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़े यहाँ पे आया, फिर इसी तरह से सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले CF निकालेंगे। इन सब देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में कितना आया 62, तो ऑब्वियस ये बात है जब आप इन सब को जोड़ोगे तो नीचे 62 ही आएगा। तो ये जो 62 होता है इसको हम n मान लेते हैं, स्मॉल n या कैपिटल n, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल मैंने लिख दिया है, चलो ठीक है रहने दो। लेकिन यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी लेना, जैसे अगर यहाँ कैपिटल लिए हो तो यहाँ पर भी कैपिटल लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर स्मॉल अगर हम लिए हुए हैं तो यहाँ पर भी हम स्मॉल ही लेंगे। ठीक है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। इसमें क्या होगा कि n ये जो मेरा वैल्यू आया 62, एक मिनट, यहाँ पर n का वैल्यू 62 आया। ठीक है, 62 + 1 और बाई 2 होगा, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 62 + 1 कितना होगा 63, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 63 और बाई 2। अच्छा, इसको अगर हम काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 होगा, यानी कि यहाँ पर मेरा 31.5 निकल गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 31.5 किसके बाद आ रहा है। 31.5 CF में देखेंगे कि कौन सा नंबर के बाद आ रहा है, तो 27 के बाद आ रहा है, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर ये वाला ये आ रहा है 31.5 के बाद। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं इसका जो मीडियन होगा ना वो ये वाला नंबर होगा 8। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मीडियन इसका जो होगा वो क्या होगा 8। देयरफॉर लिखेंगे मीडियन इक्वल टू 8, क्योंकि 31.5 लाइज ऑन ट्रायल्स 8। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं मीडियन क्या होगा 8 होगा, क्योंकि 31.5 इधर लाइज हो रहा था, ट्रायल 8 में लाइज कर रहा था, इस वजह से। तो इस तरह से हम मीडियन इसका फाइंड आउट करेंगे। तो बस ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मीडियन निकालने का कोई दूसरा मेथड नहीं है, आपको मीडियन निकालने के लिए यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेथड नहीं है। मेथड है भी तो वो उसके लिए और भी एडवांस फार्मूला है जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, 10th क्लास में पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल आपको कम से कम इस फार्मूला का यूज़ करके तो बनाने के लिए सीखना ही है, जो कि दिया है आपके बुक में, ये वाला आपकी बुक में दिया हुआ है, CF निकाला भी है आपकी बुक में। तो यहाँ पर सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी 2 पेजेस के और यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है, तो वो हम आगे के वीडियोज़ में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।